नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में दोनों गठबंधनों ने अपने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट नगेंद्र भाटी जी से। बिहार में चुनाव का मौसम गर्म है और महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ने इस बार महिलाओं को केंद्र का मुद्दा बनाया है। दोनों ने वादे किए हैं कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे, सम्मान और सुरक्षा दिलवाएंगे। तो इसी पर सबसे पहले सर बताएंगे कि दोनों गठबंधनों ने क्या क्या वादे किए हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात करना या महिलाओं की बेहतरी के लिए बात करना, ये ना सिर्फ दोनों घटक दल की बल्कि जितने भी सियासी दल चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के अंदर, उनकी ये सियासी मजबूरी भी है। सियासी मजबूरी इसलिए है क्योंकि एक तो महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है, दूसरा ये कि बिहार की यदि बात करें तो बिहार में लगभग 3.5 करोड़ महिलाओं की वोट है और ये वोट अपने आप में सक्षम है किसी की भी सरकार बनाने के लिए। तो यही वजह है कि चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो या फिर जो अलग अलग सियासी दल अपनी किस्मत आजमाने के लिए बिहार के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी ये मजबूरी है। अब बात करते हैं जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। यदि महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी प्रण या तेजस्वी पत्र घोषणा पत्र को कहा जा रहा है। उसमें तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं प्रदेश की महिलाओं से कि वो माई बहन मान जो योजना है उसके अनुसार वो हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देंगे। ये उनकी घोषणा है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के नाम पर वो कह रहे हैं कि जो जीविका दीदी हैं बिहार के अंदर, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जब उनकी सरकार आएगी तो वो उन्हें सरकारी नौकरी देंगे। इसी जो आजीविका दीदी है इसी के तहत, और उसकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपये होगी। साथ ही साथ वो कहते हैं कि महिलाओं के साथ क्राइम नहीं होगा, महिलाओं को सुरक्षा का जो माहौल है वो दिया जाएगा यदि तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन की सरकार आती है। उसी तरह से यदि एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से यह वादा किया गया है कि जो लखपति दीदी योजना है उनकी, उसमें महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वो प्रेरित करेंगे और इसके लिए लगभग 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जिसमें कोई छोटा काम शुरू हो सकता है, लघु उद्योग हो सकता है, दुकान हो सकती है या कोई भी अपना उद्योग वो शुरू कर सकती हैं उस 2 लाख रुपए में। और इसका लक्ष्य वो लेकर चले हैं कि हर साल 1 करोड़ लखपति दीदी वो बनाएंगे इस योजना के हिसाब से। साथ ही साथ वो कहते हैं कि सिर्फ लखपति दीदी तक बात नहीं है, महिलाएं सशक्त हों, महिलाएं अपने पैरों पर खड़े हों बिहार के अंदर, उसके लिए एक योजना और लाई गई है जिसमें कि करोड़पति बनाया जाएगा महिलाओं को। वो कुछ उद्यमियों को, महिला उद्यमियों को चुनेंगे और हर साल वो एक लक्ष्य लेकर चलेंगे कि इसमें जो महिला उद्यमी हैं उनका टर्नओवर 1 करोड़ तक पहुंचे। तो करोड़पति भी बनाएंगे, लखपति भी बनाएंगे, दोनों तरफ से ये वादे किए जा रहे हैं। जी, इसमें एक ये भी तेजस्वी यादव जी की तरफ से बोला गया है कि 2500 रुपये वो देंगे और जिससे महिलाएं मजबूत होंगी, वो इंडिपेंडेंट बनेंगी। तो क्या लगता है 2500 रुपये से महिला इंडिपेंडेंट हो सकती है? क्या किसी भी महिला का मानसिक खर्चा इतना हो सकता है कि सिर्फ 2500 रुपये में वो अपने घर की वित्त मंत्री बन जाए? बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से जब इस योजना के लिए बात की गई तो उसमें उन्होंने कहा कि जो 2500 रुपये महिला के अकाउंट में जाएंगे वो उससे सशक्त होंगी, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो अपने घर की वित्त मंत्री होंगी। अब वैसे भी खास तौर से यदि भारतीय घरों की बात की जाए तो सारा लेखा जोखा, क्या सामान आना है, क्या जाना है, क्या खर्चा है, वो सब पहले से ही महिलाओं के पास होता है। तो तेजस्वी यादव को इसमें श्रेय लेने की जरूरत नहीं है कि वो जब 2,500 रुपये देंगे तो उससे वो महिला वित्त मंत्री होगी अपने घर की। आप देखिए, ये जो 2500 रुपये की घोषणा है ये हर स्टेट में हर चुनाव के हिसाब से कम ज़्यादा होती रही है। आपको याद होगा
अभी जब हिमाचल का चुनाव हुआ था या कर्नाटक का चुनाव हुआ था, कई जगह चुनाव थे, तो राहुल गांधी कहते थे कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी खटाखट की आवाज आपको अपने फोन में आएगी, और हर स्टेट में अलग अलग उन्होंने एक अमाउंट रखा था कि वो महिलाओं के अकाउंट में पहुंच जाएगा। आज तक भी कई राज्यों में इंतजार कर रही हैं। तो ये चुनावी घोषणाएं हैं। दिल्ली में भी यही हुआ था, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां भी महिलाओं के अकाउंट में वो पैसा नहीं पहुंचा जिसका बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था। उसी तरह से यदि बात की जाए, देखो दिल्ली का चुनाव भी बीजेपी इसीलिए जीती, महाराष्ट्र का चुनाव भी और मध्य प्रदेश का भी इसमें एक अहम भूमिका रही है, जो ये अमाउंट महिलाओं को देने के लिए वादा किया गया था। लेकिन इसमें जरूरी ये होता है कि जब आप वादा करें तो वादा खिलाफी जनता के साथ ना हो। तो अभी देखिए, महिलाओं को सशक्तिकरण सिर्फ ऐसे नहीं किया जा सकता कि 2,500 रुपये डाल दिए जाएं, या फिर सही है जब कोई उद्योग अपना वो शुरू करेंगी तो स्वावलंबी होंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, ये अच्छी बात है। लेकिन कोई भी सियासी दल उन्हें राजनीति में महिलाएं इस मुकाम तक पहुंचे उतना मौका क्यों नहीं दे रही? यदि आप स्वावलंबन की बात करते हैं, यदि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मुझे बताइए कि 33% आरक्षण की बात होती है, किस सियासी दल ने 33% महिलाओं को टिकट दिए हों? मैं समझता हूं कि एक भी पार्टी ऐसी नहीं है, लेकिन सब यही दावे कर रहे हैं। ये सिर्फ महिलाओं की वोट को लुभाने के लिए किया जा रहा है। और आप देखिए कि जो घोषणा पत्र है, चाहे एनडीए का हो चाहे महागठबंधन का हो, दोनों में ही जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, खास तौर से नौजवानों से, खास तौर से बिहार की जनता से, जिसमें यह कहा जा रहा है, यदि तेजस्वी की बात करें तो वो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं। उसमें वो ये नहीं बताते कि जब वो किसी को जॉब पर रखेंगे तो उसकी सैलरी कितनी होगी। उसी तरह से यदि एनडीए की बात की जाए, 1 करोड़ युवाओं को वो भी नौकरी देने की बात करते हैं, जबकि अब जो काम कर रहे हैं सरकारी वर्कर बिहार के अंदर, वो सिर्फ 20 लाख लोग हैं, यानी 20 लाख लोग सरकारी नौकरियों पर है। लेकिन एनडीए भी 1 करोड़ 5 साल में देने की बात कर रहे हैं। और यदि तेजस्वी यादव की या फिर महागठबंधन की बात की जाए तो वो तो कह रहे हैं कि सरकार बनने के 20 महीने के अंदर अंदर या उसके बाद ये नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। और ये सारी घोषणाएं ऐसे लगती हैं जैसे कि चांद सितारे तोड़ने की बात हो, लेकिन फिर भी वादे किए जा रहे हैं। अब आप देखिए कि 2.5 करोड़ लोगों को, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार को वो एक सरकारी नौकरी देंगे, उतना बजट बिहार का नहीं है। उससे तिगुना इन जो ये घोषणा की जा रही है उसे पूरा करने में खर्चा आएगा। सर, उसमें 30,000 रुपये देने की भी बात कही गई है हर महीने। हाँ, यदि 30,000 आप 2.5 करोड़ लोगों को हर महीने देते हैं तो वो 9 लाख करोड़ से भी ऊपर आंकड़ा पहुंचता है। जबकि जो बिहार का बजट है वही लगभग 3 लाख 17 या इस तरह से कुछ लाख करोड़ रुपए है। तो तिगुना खर्चा उसका आएगा। उसमें वो नहीं बता पा रहे हैं कि ये बजट आएगा कहां से, क्योंकि एकदम बजट तिगुना होना, और वो भी सिर्फ सैलरी पर, इसमें और विकास कार्य नहीं है, इसमें और चीज, तो कोई खाका नहीं है। किस आधार पर दिया जाएगा? मानिए एक परिवार में सभी लोग अनपढ़ हैं, उन्हें क्या सरकारी नौकरी आप देंगे? तो ये सब चीजें साफ करनी होंगी, जो कि अभी उनकी तरफ से नहीं की जा रही है। तो लग रहा है कि ये सब जुमलेबाजी चल रही है दोनों ही तरफ से, क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो मैं फिर कहूंगा कि चांद सितारे तोड़ने जैसी की जा रही है। और ऐसा बिहार के लोगों को दिखाया जा रहा है कि जो भी सरकार इस बार बनेगी, चाहे तो रिपीट हो नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, उनके पास जैसे कोई जादू की छड़ी है कि ऐसे घुमाई सारे संकट दूर, कोई पलायन नहीं करेगा, सबको सरकारी नौकरी होगी, सबके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। यानी जो 2014 में मोदी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लगता है कि बिहार से वो इस चुनाव के बाद शुरू होने जा रहे हैं। चाहे तेजस्वी की सरकार बने या किसी की भी सरकार बने, ऐसे ख्वाब लोगों को दिखाए जा रहे हैं कि जैसे अलादीन का चिराग है, घिसो और सारी समस्याएं दूर। जी, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं दोनों गठबंधन,
लेकिन अभी तक पंचायत के अलावा ज़्यादातर महिलाओं को देखा ही नहीं गया है विधानसभा या लोकसभा चुनाव में। तो इससे सिर्फ पैसे दे के या फिर बिजनेस के लिए दे के, लेकिन अभी ये भी साफ नहीं होता है चुनाव के बाद कि उनको सच में वो 2 लाख रुपए मिलेंगे भी या 2500 रुपये मिलेंगे भी, क्योंकि सेम चीज़ अभी दिल्ली में हाल ही में जब चुनाव हुआ था तो उसमें अभी तक 2500 रुपये नहीं दिया गया है, जो कि हर महीने 2500 रुपये देने की वादा की गई थी। देखिए, जो एनडीए का वादा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, 2 लाख रुपए तक जो देने की बात की गई है, वो लखपति दीदी योजना उनकी पहले से चल रही है। उसमें अब संख्या वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि 1 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी, तो वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वहाँ ये योजना पहले से ही चल रही है और चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डाले भी गए थे। अभी करीब 300 महिलाएं काम कर रही हैं। हाँ, तो ये आंकड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कोशिश की जा रही है, उसमें एक रोड मैप की तरह दिखाया जा रहा है कि हमने पहले ये किया है, आगे हम और इसको बड़े रूप पर कर सकते हैं। लेकिन जो महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है हर परिवार को नौकरी देना, पलायन बिल्कुल खत्म, वो असंभव सा लगता है और सच्चाई से कोसों दूर वो वादा लगता है। और हो सकता है कि जिस तरह से अच्छे दिन वाला वादा था, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि जब स्विस बैंक से काला धन वापस आएगा तो हर अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचेंगे, और क्या हुआ? चुनाव के बाद अमित शाह की तरफ से कहा गया कि ये जुमलेबाजी चुनाव में होती है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह की जुमलेबाजी सारे सियासी दल बिहारियों के साथ बिहार चुनाव में कर रहे हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी बिहार गए थे, मुजफ्फरपुर में उन्होंने भाषण में कहा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो चुनाव में वोट के लिए अगर उनको आप स्टेज पे बोलोगे नाचने के लिए तो वो नाचेंगे भी और वो कोई भी ड्रामा कर सकते हैं। और उससे पहले उनकी ही रैली में पीएम मोदी की माताजी को गालियां दी गई थी और साथ ही उनकी माताजी की एआई वीडियो भी वायरल की गई थी। तो इस पर क्या लगता है कि महिलाओं को वोट जो है महागठबंधन को मिलेगा और महिलाओं को छोड़िए युवाओं का या बिहार की जनता का भी वोट उनको मिल पाएगा? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि कितना वोट किसके पक्ष में जाएगा, कैसे जाएगा, सरकार किसकी बनेगी, ये सब अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन राहुल गांधी जब से बिहार चुनाव में फिर से गए हैं, देखिए बिहार चुनाव से पहले वो गए थे वोट चोरी का मुद्दा लेकर, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज बिहार में चुनाव मुद्दों पर हो रहा है, आगे क्या कोई सरकार बनने के बाद करेगा, कैसे करेगा, उस पे हो रहा है। रही बात राहुल गांधी के चुनाव प्रचार करने की, तो बीजेपी तो उन्हें कई बार अपना स्टार प्रचारक बताती है। और आप देखिए कि जब से राहुल गांधी बिहार गए हैं माहौल एकदम चेंज होने लगा है। उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणी की है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का जो डीएनए है वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करता कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे जाएं। ये तो नरेंद्र मोदी हैं। इससे पहले जब 2009 का चुनाव हुआ था और उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह के लिए जो एनडीए के पीएम उम्मीदवार थे एलके आडवाणी और कई बीजेपी की नेताओं की तरफ से ये कहा गया था मनमोहन सिंह के लिए कि वो देहाती जनानी की तरह दिखते हैं, और ये काफी इसका विरोध हुआ था और नतीजा ये रहा कि बीजेपी फील गुड में रही कि उनकी सरकार आएगी, जबकि देश ने फिर से मनमोहन सिंह को चुना। तो वही गलती मुझे लगता है कि राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि देश कभी भी अपने प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। तो जो बीजेपी के नेता कई बार मजाकिया तौर पर कहते हैं कि राहुल गांधी उनके स्टार प्रचारक हैं, मुझे लगता है कि वैसा ही वो बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान कर रहे हैं। सर, अभी महागठबंधन ने काफ़ी समय लेने के बाद जो सीएम का चेहरा है महागठबंधन का वो तेजस्वी यादव को घोषित ना किया है, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने ये तो कहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे से हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक सीएम का घोषणा नहीं किया है कि आने वाले आगे जो चुनाव अगर वो जीत जाते हैं तो सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे या फेस चेंज किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए
जहां तक महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में ये महामंथन बहुत पहले से चल रहा था और तेजस्वी यादव चुनाव से बहुत पहले से कह रहे थे कि उनके नाम की घोषणा की जाए। लेकिन हो सकता है कि जब गठबंधन होता है, बहुत सारी पार्टियां उसमें होती हैं, तो सहमति नहीं बन रही होगी। हालांकि आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से शुरू से ही कहा जा रहा था कि महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी होंगे, लेकिन घोषणा कब हुई उसकी? चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, यानी बहुत वक्त उसमें लगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, महागठबंधन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि यदि सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव उनके मुख्यमंत्री होंगे। और यही नहीं, पहली बार देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही डिप्टी सीएम तक का फेस घोषित कर दिया गया हो। मुकेश सहनी को महागठबंधन डिप्टी सीएम बनाएगा यदि उनकी सरकार आती है। रही बात एनडीए की, तो एनडीए की तरफ से लगातार यह तो कहा जा रहा है कि हम नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब यह पूछा जाता है कि यदि सरकार बनती है तो सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो इस पर एनडीए के कई नेता और खुद अब तो अमित शाह की तरफ से भी ये कहा गया है कि चुनाव के बाद जो गठबंधन के नेता हैं वो ये तय करेंगे, विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो विपक्ष की तरफ से यह सवाल उठना जायज है। और यह सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि आम लोगों के मन में भी सवाल उठता है कि कहीं नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे जैसा खेला ना हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही पूरा गठबंधन चुनाव लड़ा था, लेकिन जब सरकार बनी तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री घोषित किया गया। तो इसको लेकर भी जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी, उनकी तरफ से ये चुनौती और ये साफ अभी से ही कर दिया गया है कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है। यदि उनके साथ ऐसा कुछ होगा या होता है तो उसके लिए भी पार्टी तैयार है। तो देखिए, खिचड़ी दोनों तरफ पक रही है, उधर गठबंधन में भी इधर गठबंधन में भी। तो जो बातें गठबंधन में की जा रही हैं या जो बातें जनता से की जा रही हैं उस पर खरा उतरने की चुनौती दोनों के लिए। एक बात और है, अभी जो घोषणा की गई है घोषणा पत्र में एनडीए के में, वो सिर्फ 26 सेकंड में पूरा खाका बता दिया गया कि सरकार आएगी तो ये किया जाएगा। उसको लेकर अब विपक्ष की तरफ से चुटकी ली जा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महज 26 सेकंड में आपने बता दिया कि अगले 5 साल आप क्या करने जा रहे हैं। तो उनका यह कहना है कि क्योंकि उनके पास ये बताने के लिए नहीं है कि 20 साल क्या किया, इसलिए उन्हें घोषणा पत्र जारी करने में भी वक्त नहीं लगा। वहीं कांग्रेस इसमें मजे ले रही है। कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, वो कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को रील बनाने के लिए बोला था और लगता है कि खुद भी पार्टी वैसा ही कर रही है, खुद भी एनडीए वैसा ही कर रही है। महज 26 सेकंड में जैसे रील होती है वैसे ही घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। तो ये जो सियासी संग्राम है ये अभी बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। नतीजे अपने आप तय करेंगे कि बिहार की दशा और दिशा किस तरफ जाएगी। सर, अभी बिहार में ये भी चल रहा है कि जंगल राज को अब खत्म करेंगे। जो पहले जंगल राज चलती आ रही है उसको अब खत्म करने की बात हो रही है। और हाल ही में देखा गया है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जनस्वराज समर्थक की हत्या कर दी गई है और इसका जो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा है वो जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पे लगा है। तो क्या लगता है कि ये अभी भी हत्या चल रहा है, अभी भी ये सारी घटनाएं हो रही है, तो जंगल राज खत्म करने की जो बात चल रही है, जो दावे कर रहे हैं कि जंगल राज बिहार में खत्म करके रहेंगे, तो ये खत्म हो पाएंगे? देखिए, जहां तक जंगल राज की बात है तो एनडीए की तरफ से यह कहा जाता है कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी उस वक्त जंगल राज था। तो अब वो बिहार की जनता को चेता रहे हैं कि वापस से जंगल राज नहीं लाना है, यानी कि यदि महागठबंधन की सरकार आती है तो जंगल राज लौट सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से कई हत्याएं बिहार के अंदर हुई हैं और चुनाव से पहले भी जिस तरह से क्राइम लेवल एकदम बढ़ा था, तो उसको लेकर आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि आप तो दावे कर रहे थे कि जंगल राज आरजेडी की सरकार में था, लेकिन जिस तरह से क्राइम बढ़ा है उससे लगता है कि अब ज्यादा
जंगल राज है, अब ज्यादा क्राइम है। तो ये बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है जब से जेडीयू नेता पर ये आरोप लगे हैं। जेडीयू प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, जिन्हें कि छोटे सरकार कहा जाता है मकोमा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, यानी सरकार चाहे किसी की भी हो, बड़े सरकार चाहे लालू हो या फिर नीतीश कुमार हो, लेकिन छोटे सरकार अनंत सिंह रहते हैं, उन पर आरोप लगा है और उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। तो सवाल जरूर उठ रहे हैं, जब क्राइम होता है तो सरकार पर सवाल उठते हैं, तो इसका जवाब उन्हें देना होगा। हालांकि अब क्योंकि आचार संहिता लागू है बिहार के अंदर, तो अब जो भी कुछ इस तरह का होगा वो चुनाव आयोग और उनके जांच क्षेत्र में आता है। तो अब चुनाव आयोग को भी इस पर फैसला लेना होगा कि चुनाव शांतिपूर्वक हो, किसी तरह की हिंसा, हत्या, आगजनी या जो इस तरह के मामले होते हैं वो ना हो। दोनों गठबंधन महिला की सुरक्षा और सम्मान की बात कर रही है, तो जो अभी हत्या, एक नेता की हत्या होना कोई आम बात तो नहीं है, और अगर कोई नेता अगर सुरक्षित नहीं है तो देश की महिलाएं और आम नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे? बिल्कुल, देखिए, जिस शख्स की हत्या हुई है उसे कहा जा रहा है कि वो जन स्वराज पार्टी का सदस्य है, जबकि जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं थे, वो जो हमारे प्रत्याशी हैं मकोमा से उनके समर्थक थे। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हिंसा की कोई जगह लोकतंत्र में नहीं होती है और नहीं होना चाहिए, और इसी तरह की बातें आरजेडी की तरफ से भी कही जा रही हैं और तमाम जो सियासी दल हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। लेकिन बीच चुनाव में इस तरह से यदि क्राइम होता है तो सवाल उठते ही हैं, और ख़ास तौर से उस चीज़ के लिए जिसको कि लगातार एनडीए की तरफ से जंगल राज कहा जा रहा है। तो यदि इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो सवाल मौजूदा सरकार पर भी उठेंगे। 2014 के चुनाव के बाद जो 15-15 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे, उसको चुनाव के बाद अमित शाह ने खुद बताया है कि ये चुनावी जुमलेबाजी थी। तो क्या इस बार भी जो वादे किए जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ से और एनडीए की तरफ से, क्या वो भी एक चुनावी जुमलेबाजी है, या फिर इस बार महिलाओं को हक मिलेगा? क्या हकीकत में बदलाव होगा? देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।